Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This side Akshita Gupta, your NEET biology educator, and आज हम लोग करने जा रहे हैं 6th part of molecular basis of inheritance. अभी तक अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने डीएनए के बारे में, डीएनए पैकेजिंग के बारे में एंड जो हमारे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ थे दैट इज बाय ग्रिफिथ, एवरी एंड हमारा हर्शेस एंड चेज एक्सपेरिमेंट, ये हमने अभी तक कर लिया था, जिससे हमें पता चला था कि डीएनए जो है बच्चा वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। और हर्शेस एंड चेज एक्सपेरिमेंट ने इसको यूनिवर्सल बोल दिया था कि डीएनए हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। आज हम लोग थियोरेटिकल प्रूफ देखने वाले हैं कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल कैसे है थ्योरी वाइज, एंड हम लोग उसके आगे आरएनए वर्ल्ड भी देखने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। सो दिल थाम के बैठिए, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चा। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? थियोरेटिकल प्रूफ फॉर जेनेटिक मटेरियल। अब बच्चा थियोरेटिकल प्रूफ देने के लिए कुछ कि जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या होता है, कुछ हमारी शर्तें हैं, मान के चलते हैं, ठीक है। मतलब एक जेनेटिक मटेरियल होने के लिए जो भी कंपाउंड है उसको ये शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। तो चलो बच्चा हम लोग देखते हैं कि वो शर्तें क्या है। पहली शर्त तो ये है बच्चा कि वो जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो रेप्लिकेशन करना चाहिए। क्या बच्चा? कि इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, इट शुड एबल टू जनरेट इट्स व्हाट, रेप्लिका। मतलब रेप्लिकेशन प्रोसेस इसमें क्या होनी चाहिए। दूसरा ये होता है कि इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। मतलब ऐसा नहीं कि भाई जल्दी जल्दी इसमें म्यूटेशन होते रहे, है ना, जल्दी जल्दी चेंजेस आते रहे। भाई जेनेटिक मटेरियल है तो भाई इसको तो बहुत सारी जनरेशन्स में जाना है ना, क्योंकि चेंजेस आएंगे तो स्पीशीज चेंज हो जाएगी। वो तो आप हर 2 दिन में स्पीशीज चेंज नहीं कर सकते ना। तो इसलिए क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर वाइज एंड केमिकल वाइज ये स्टेबल होना चाहिए। इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। ठीक है बच्चा। तो पहला पॉइंट क्या है, आपका रेप्लिकेशन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल होना चाहिए। तीसरा उस स्टेबलनेस से ही आता है कि भाई म्यूटेशन तो दिखाएगा, कंपाउंड है ना, डिसीजेस करेगा ना। म्यूटेशन से हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि डिसीजेस हो सकती है, तो म्यूटेशन तो दिखाएगा बट डिसीजेस टाइप ही दिखाए। इतना जल्दी जल्दी म्यूटेट ना हो कि वो क्या करे, स्पीशीज ही चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब स्लो म्यूटेशन होना चाहिए। कैसा म्यूटेशन बच्चा? स्लो म्यूटेशन। तो इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, मतलब स्लो म्यूटेशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। थोड़ा स्लो म्यूटेशन होना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक जेनेटिक मटेरियल को, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल। तो उनके लॉज को फॉलो करना चाहिए। इट शुड फॉलो द लॉ ऑफ जेनेटिक वो मेंडेलियन कैरेक्टर्स। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। तो ये सारी चीज अब हम देखेंगे कि ये तो हुआ शर्त। अब हम देखते हैं कि भाई रेस किसके बीच में चल रही थी, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, इन तीनों के बीच में रेस चल रही थी। तो हम देखते हैं कि ये तीनों रेस में से कौन जीतेगा, मतलब कौन ऐसा होगा जो इन चारों शर्त को मानेगा। तो चलो हमें पता है कि भाई डीएनए है और आरएनए है, दोनों क्या इनके पास क्या है, इनके पास है नाइट्रोजनस बेसिस, राइट। इनके पास क्या है, सीक्वेंस है नाइट्रोजनस बेसिस का। तो ये तो बच्चा दोनों ही रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो पहली शर्त कौन पूरी कर रहा है, डीएनए एंड आरएनए। कौन नहीं कर रहा है, प्रोटीन।
तो यहां से प्रोटीन का तो पहले ही पत्ता कट गया, प्रोटीन तो रेस से बाहर। दूसरा देखते हैं, इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। चलो स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में अगर आपको याद होगा, डीएनए जो है इसके पास H होता है शुगर में, कहां पर, कार्बन 2 में, और इसके पास थाइमिन होता है जो कि यूरेसिल से बना है, जो कि यूरेसिल से बना है। और आरएनए की बात करें तो इसमें कार्बन 2 पे OH होता है और इसमें यूरेसिल होता है। तो भाई यूरेसिल से थाइमिन बना है, मतलब ऑब्वियसली, और थाइमिन में इतने सालों से कोई चेंज नहीं हुआ है। आरएनए में तो चेंज हो गया, तो स्टेबल तो है ही नहीं ना, म्यूटेशन भी हो गया, यूरेसिल से थाइमिन बन गया। और दूसरी अगर हम बात करें बच्चा, तो H जो है ये लेस रिएक्टिव है और OH जो है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। अभी हमने जितना भी अगर बायोमोलिक्यूल्स में देखा होगा तो OH और OH मिलता है, O तो बॉन्ड बनाने में हेल्प हो जाता है, H2O बाहर निकल जाता है, मतलब OH कितना रिएक्टिव होता है। तो वही, अब आरएनए तो बेचारा क्या है, इसमें तो स्टेबल नहीं है स्ट्रक्चर वाइज, है ना। तो यहाँ पर इसको कौन फॉलो कर रहा है, डीएनए। तो चलो भाई इधर से तो प्रोटीन आरएनए भी कर रहा है बट बहुत कम कर रहा है, और आरएनए और प्रोटीन नहीं कर रहे हैं। तो आरएनए भी बेटा कहीं ना कहीं रेस से बाहर निकल गया। आगे बढ़ते हैं, स्लो म्यूटेशन। हमने अभी ही देखा कि यहाँ तो यूरेसिल से थाइमिन बन गया, और बात की जाए तो हमारा जो आरएनए है वो कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है, मतलब आपका रिएक्शन को बढ़ाने के लिए भी काम करता है। तो भाई जब ऐसी चीजें होती हैं तो वो म्यूटेशन जल्दी जल्दी शो दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। और डीएनए के पास तो वैसे भी रिपेयर सिस्टम है, आरएनए के पास तो है नहीं। डीएनए के पास क्या है, डीएनए के पास रिपेयर सिस्टम है, मतलब इसमें कुछ भी गलती हुई साइकिल के टाइम पे, सेल साइकिल के टाइम पे कुछ भी गलती हुई तो वो रिपेयर हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर म्यूटेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये भी कौन फॉलो कर रहा है बच्चा, ये भी डीएनए फॉलो कर रहा है, और आरएनए एंड प्रोटीन नहीं कर रहा है। तो ये दोनों निकल गए आपकी रेस से। और बात करें मेंडल कैरेक्टर्स को फॉलो करने के लिए, तो बेटा वो आरएनए और डीएनए दोनों कर रहे हैं, इसको आरएनए एंड डीएनए दोनों कर रहे हैं और प्रोटीन नहीं कर रहे हैं। तो इस पूरे डेटा से हम लोग कह सकते हैं कि देखो इस वाले में तो प्रोटीन निकला, इस वाले में आरएनए प्रोटीन निकल गया, इस वाले में भी आरएनए प्रोटीन निकल गया, और लास्ट वाले में प्रोटीन निकल गया, डीएनए सब में है। तो यहाँ से हम थियोरेटिकली भी बोल सकते हैं कि हमारा डीएनए क्या है, डीएनए इज आर जीएम, इज आर जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ से हमारा थियोरेटिकल प्रूफ भी हो गया कि हमारा डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल कैसा होना चाहिए, हमारा नेता कैसा होना चाहिए, 4 चीज फॉलो करने वाला, रेप्लिकेशन, स्टेबल इन स्ट्रक्चर एंड केमिकल वाइज, देन आपका म्यूटेशन स्लो हो, और मेंडेलियन कैरेक्टर्स में एक्सप्रेस करे, मतलब मेंडल के लॉज को फॉलो करे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा, कुछ कुछ हम डिलीट कर देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, फॉलो कौन कर रहा है ये लिख देते हैं, डीएनए आरएनए, इसको डीएनए कर रहा है, इसको भी डीएनए कर रहा है, और इसको डीएनए और आरएनए दोनों कर रहे हैं। प्रोटीन किसी को भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो प्रोटीन तो दूर दूर तक नहीं है। तो यहाँ से हमारा थियोरेटिकल प्रूफ भी आ गया, दैट देयरफॉर दैट इज डीएनए इज genetic material, GM is genetic material. Let's take the screenshot. चलो
अब ये जो हमने डिस्कस किया है ये चारों पॉइंट, इसी की कुछ इंपॉर्टेंट लाइन हमारी न्यू एनसीईआरटी में दी है। ठीक है, अगर आपको पता होगा तो एनसीईआरटी ने 3 दिन पहले क्या निकाला है बच्चा, नया अपना बुक्स निकाला है, जिसमें कुछ पुराने जो चेंजेस, मतलब पुरानी जो बुक थी उससे चेंजेस हुए हैं। तो हम लोग अब जो भी करेंगे वो किसके हिसाब से करेंगे, न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से। तो एनसीईआरटी में इसी को, ये जो हमने चारों पॉइंट्स पढ़े, इसी को प्रूफ किया है। चलो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, पहली शर्त क्या थी कि रेप्लिकेशन होना चाहिए। तो यहाँ क्या लिखा है, चलो, बिकॉज ऑफ बेस पेयरिंग एंड कॉम्प्लीमेंटरिटी, मतलब आपके ऐसे कॉम्प्लीमेंट होते हैं एंड बेस पेयर्स होते हैं, ए का टी, जी का सी। Both the nucleic acid DNA and RNA have the ability to direct their duplication, मतलब दोनों क्या करते हैं, रेप्लिकेशन कर सकते हैं। The other molecules in the living system such as proteins fail to fulfill its first criteria, मतलब प्रोटीन नहीं कर सकता। यही हमने लास्ट देखा था, डीएनए आरएनए दोनों कर सकते हैं बच्चा, डीएनए आरएनए दोनों कर सकते हैं और प्रोटीन नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्या था, केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। चलो देखते हैं, द जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल इनफ नॉट टू चेंज विद डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, एज और विद चेंज इन फिजियोलॉजी। मतलब इस लाइन का मतलब क्या है, ये मैंने लिया क्यों है बच्चा, एनसीईआरटी क्यों छापी है यहाँ पर, इसलिए क्योंकि ये लाइंस इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। इस लाइन का मतलब है कि हमारा जेनेटिक मटेरियल इतना स्टेबल होना चाहिए कि ना उसमें लाइफ साइकिल में चेंज आए, उसके चेंज में, ना एज में, ना फिजियोलॉजी में। ठीक है, स्टेबिलिटी एज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए, सॉरी जेनेटिक मटेरियल। अब अगर हम लोगों ने यहाँ पर दिया है, सिर्फ इस लाइन के कारण मैंने क्या किया है बच्चा, इस लाइन के कारण इसको पूरा कॉपी किया है। क्यों, क्योंकि अगर आपको याद होगा ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट, वहां पर हमने एस स्ट्रेन को हीट किल्ड किया था, स्टिल वो जब आर स्ट्रेन से मिला तो वो ट्रांसफॉर्म करने में सक्सेसफुल रहा, सफल रहा। मतलब कुछ ना कुछ जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी आपकी वहां पर बची रही। मतलब वो कितना स्टेबल है सोचो, तो वो ही लिखा है, एविडेंट इज ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल itself that heat which killed the bacteria at least did not destroy some of the properties, at least did not destroy some of the properties of genetic material। और ये हमें बाद में भी कैसे समझा सकते हैं, अगर हम लोग अपने डीएनए को एक और चीज से, जो कि अभी आप 12th में ही बायोटेक में पढ़ोगे पीसीआर, वहां देखोगे कि हमारे डीएनए को हम लोग जब खोलते हैं तो हीटिंग से खोलते हैं, मतलब वो डीनेचर करते हैं, ऐसे करते हैं हीटिंग से। अब ये ऐसे बॉन्ड है, ऐसे किया, जब आपका वापस सेफ कंडीशन आएगी वो वापस ऐसे हो जाएंगे। तो वो ही लिखा है, दिस नाउ कैन इजीली, देखो ग्रिफिथ ने तो उस समय बताया था, अब क्या है, दिस नाउ कैन इजीली बी एक्सप्लेन इन द नाइट ऑफ डीएनए दैट टू strands being complementary if separated by heating come together when appropriated condition are provided। मतलब जो डीएनए की स्ट्रैंड टूटी है हीटिंग के कारण, जब एप्रोप्रिएट कंडीशन आएगी तो वो वापस से वैसी की वैसी ही हो जाएगी। तो यहां से हमारा सेकंड भी प्रूफ हो रहा है कि डीएनए ज्यादा स्टेबल है। थर्ड क्या था कि भाई म्यूटेशन स्लो होने चाहिए, तो वही लिखा है कि उसके बाद स्टेबिलिटी पे ये है कि जो सेकंड कार्बन का OH है जो कि आरएनए में मिलता है वो रिएक्टिव है, ऑन द अदर हैंड जो हमारा डीएनए है उसमें जो H है वो लेस रिएक्टिव है। फिर प्रेजेंस ऑफ थाइमिन एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल, ये भी स्टेबिलिटी बताता है डीएनए की, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड हमारा डीएनए और आरएनए दोनों म्यूटेट हो सकता है, बट हमारा आरएनए में एस क्या है, म्यूटेशन फास्टर रेट पे होता है। ठीक है,
और यहाँ से ही हम सारी चीज को कह सकते हैं कि हमारा जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है। इसका भी बच्चा स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, अब हम लोग जो इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, नॉट चैप्टर का, इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है वो है आरएनए वर्ल्ड। हम वो देखने वाले हैं। बेसिकली अगर हम देखें, अभी हम देखें तो बच्चा क्या हुआ, हमने देखा कि थाइमिन जो है डीएनए में मिलता है, यूरेसिल आरएनए में मिलता है। तो मतलब आपका यूरेसिल पहले आया होगा, ऑब्वियसली यूरेसिल से ही थाइमिन बना है तो यूरेसिल पहले आया होगा। अब वो पहले आया तो आरएनए भी पहले आया होगा। तो ये बोला जाता है कि जो हमारा आरएनए है बच्चा, वो आपका फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है। जब हम इवोल्यूशन पढ़ेंगे, जब भी ये चीज देखेंगे, बेसिकली हमारा जो आरएनए है जब इवॉल्व हो रहे थे तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल जो आया था वो आया था आरएनए। धीरे धीरे इवॉल्व हो के आरएनए से डीएनए बना। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, आरएनए वर्ल्ड। तो क्या है, दिस इज आवर फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अब जेनेटिक मटेरियल है तो कैसे बाबा शो होता है कि ये हमारे लाइफ प्रोसेसेस जो असेंशियल है वो भी करने में हेल्प करता है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन। हमें पता ही है आरएनए से ही बाबा क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ठीक है, स्प्लाइसिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। तो प्रोटीन पहले अगर बनता होगा तो इसी से बनता होगा, डीएनए से तो डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बन सकता, मतलब ऑब्वियसली सबसे पहले यही आया होगा। एक स्प्लाइसिंग प्रोसेस भी आएगी अभी जब हम इसी चैप्टर को आगे पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे, तो उसमें हम देखेंगे स्प्लाइसिंग वो भी आरएनए की होती है, डीएनए की तो होती नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो ऑर्गेनिज्म है वो सबसे पहले कौन से जेनेटिक मटेरियल यूज कर रहे थे बच्चा, सबसे पहले आरएनए यूज कर रहे थे। ठीक है, आरएनए कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है, इसलिए अनस्टेबल भी है। तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये भी ये प्रूफ कर रहा है कि अनस्टेबल है, जब भी तो इससे डीएनए बना, राइट। तो पहले यही होगा। ठीक है, therefore DNA has evolved from RNA with chemical modification that make it more stable। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं कि कौन सी केमिकल मॉडिफिकेशन है जिसमें आरएनए से डीएनए बना, ये हमें प्रूफ करती है। तो पहली क्या है, शुगर जो है हमारा, इसमें कैसा मिल रहा है, OH वाला आरएनए में, और डीएनए में कैसा मिल रहा है बच्चा, आपका H वाला। तो ऑब्वियसली इससे ही ये बना होगा ना, पहला प्रूफ। दूसरा जो प्रूफ है वो है यहाँ पर आपका क्या मिलता है, यूरेसिल आरएनए में, और डीएनए में क्या मिलता है बच्चा, थाइमिन, जो कि किससे बना है, यूरेसिल से ही बना है। यूरेसिल से ही थाइमिन बना है ना, तो ये दूसरा प्रूफ। तीसरा जो प्रूफ है वो ये है कि भाई आरएनए सबसे इंपॉर्टेंट, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड है, और फिर आपकी डीएनए डबल, मतलब सिंगल से दो सिंगल मिलके क्या बनी, डबल बनी। तो ये क्या है आपका जो तीसरा इंपॉर्टेंट प्रूफ है, वो ये है कि आरएनए जो है इट्स अ सिंगल चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और डीएनए जो है वो क्या है बच्चा, डबल चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। बोले तो बच्चा पार्टी, बोले तो ये सिर्फ 5' to 3' है, और ये 5' to 3' एंड 3' to 5' है। तो ये सारी चीजें हमें बताती है कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, या सबसे पहले जो था वो था आरएनए, उसमें कुछ चेंज हुए क्योंकि वो स्टेबल नहीं है। हमने थियोरेटिकल प्रूफ में भी देख लिया और यहाँ पर भी देख लिया, वो स्टेबल नहीं है बच्चा, तो इसलिए क्या बन गया वो आपका डीएनए। और डीएनए और आरएनए ये प्रूफ कैसे होता है, शुगर OH से ही H बनेगा। ठीक है, दूसरा आपका
थाइमिन, यूरेसिल, थाइमिन, यूरेसिल से ही थाइमिन बनेगा. देन सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेन, डबल न्यूक्लियोटाइड चेन, सिंगल से ही डबल चेन बनेगा. तो इसी के साथ हम कह सकते हैं कि हमारा फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल जो था बच्चा वो क्या था, आरएनए था. और जो हमारा अब जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है बच्चा, वो डीएनए है. तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने दो टॉपिक कवर किए, दैट इज आरएनए वर्ल्ड एंड थियोरेटिकल प्रूफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल. लास्ट लेक्चर में हमने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखा था, उसमें हमने देखा था डीएनए जेनेटिक मटेरियल है हार्शेस एंड चेस के एक्सपेरिमेंट से. और अभी हम लोगों ने देखा है हमारा डीएनए जेनेटिक मटेरियल है 4 चीजों को फॉलो करवा के. तो यही था आज के हमारे लेक्चर में. आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा. एंड अगर आपको समझ में आ रहा है बच्चा तो प्लीज अच्छे से पढ़िए और डॉक्टर बनिए, अपने घर वालों का नाम रोशन करिए और साथ में थोड़ा सा क्रेडिट मुझे भी दे दीजिए. एंड अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करें. थैंक यू सो मच. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. टेक केयर. बाय बाय.